मॉर्निंग बच्चों। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। और आज हम जो डिस्कस करना है वह है एक नया टॉपिक है भारत के संविधान में। और वहाँ जो है संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन बिल्कुल नए टॉपिक है ये। और ये नए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में अगर किसी प्रकार भारत के संविधान में अगर किसी प्रकार से अगर संशोधन करनी है, उसमें बदलाव करना है, तो उसमें एक प्रक्रिया दे रखा है जिनको हम कहते हैं संविधान का संशोधन। राइट। अब देखो, ये भारत के संविधान में ये भाग 20 में है। भाग 20 में केवल एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान का जो संशोधन से संबंधित जो प्रक्रिया दिया गया है वो एग्जैक्ट में वास्तविक में अगर देखा जाए तो भारत के संविधान को वहां जीवंत बनाए रखता है। और यदि मान लो हम अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो प्रावधान दे रखे हैं, अगर ये प्रावधान नहीं दिए होते भारत के संविधान में, तो हमारा भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को जिस तरह से लागू रहता, जिस तरह से हमने उसको लागू किए थे, उसी रूप में अभी तक वहां बने रहते। मगर स्वाभाविक है, अगर समाज को प्रगतिशील समाज बनना है, समाज को अगर विकास करना है, तो स्वाभाविक है बदलती जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप हमारे संविधान को बदलना होगा। इसीलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान को जीवंत बनाए रखने के लिए, परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में कुछ बदलाव संशोधन करने के लिए हमने उसमें एक प्रक्रिया जोड़ा। उसी प्रक्रिया को कहते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। अभी जो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया दे रखा है वहां जो है किसमें है, जैसे बताया मैंने किसमें है, वहां भारत के संविधान के भाग, वहां संविधान के भाग 20 में है। वहां जो है भाग 20 में है। भाग 20 में, तो भाग 20 में एग्जैक्टली क्या है, संविधान का संशोधन है। ये संविधान संशोधन के लिए प्रक्रिया, इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में, इसका मतलब ये हुआ कि हम संविधान में कुछ हम जोड़ना या उसमें कुछ हटाना या कुछ हम परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ हम परिवर्तन चाहते हैं। तो एग्जैक्टली इसी को हम क्या कहेंगे, संविधान में संशोधन। इनको एग्जैक्टली हम क्या कहेंगे, संविधान में संशोधन। तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। जैसे जो है भारत के संविधान में अगर संशोधन किस प्रकार से किया जाए, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया हमने यहां जो ले रखा है, प्रक्रिया यहां कहां पर दिया है, जैसे बताया मैंने, ये भाग 20 में है। भाग 20 में किसमें, अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 में है। अब अनुच्छेद 368 में, और इस अनुच्छेद 368 में जो दे रखा है ये प्रक्रिया, ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित होकर की है, उससे प्रेरणा लेकर किया हुआ है। प्रेरणा लेकर मतलब साउथ अफ्रीका के संविधान में जिस प्रकार से संशोधन की संविधान प्रक्रिया है, हमने लगभग उसी प्रकार की संशोधन की प्रक्रिया हमने भारत के संविधान में रखे हुए हैं। राइट, इनकी प्रेरणा से है। मगर साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि भारत में संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत अधिक कठिन भी नहीं है और बहुत अधिक सरल भी नहीं है। कुछ मामलों में संविधान में बहुत सरलता से, मतलब साधारण बहुमत से उनको संशोधित किया जा सकता है। मगर ऐसे कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें संविधान में संशोधन के लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है।
मगर कुछ मामले ऐसे भी है जिनमें विशेष बहुमत के साथ साथ हमें कम से कम आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी अनिवार्य होती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत के संविधान में जो संविधान में संशोधन की जो जो प्रक्रिया किया गया है वह किसमें है? संविधान के भाग 20 में है। और भाग 20 में जो है एक अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद बताया मैंने? अनुच्छेद 368। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 368। और ये भारत के संविधान में किस प्रकार से संशोधन की प्रक्रिया होनी चाहिए, इसकी प्रेरणा हमने कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका की संविधान से। मतलब ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है, ऐसा ही प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान में भी है, उनके संविधान में संशोधन की। तो उसी से प्रेरणा लेकर के हमने लगभग इस प्रकार के संविधान के संशोधन हमने किए। ठीक, अब इसमें जो और जो बातें हैं मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, इसमें आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो एक तो ये बताया मैंने कि भारत में संविधान की संशोधन की प्रक्रिया है, जो संविधान संशोधन है इनकी विशेषताओं की बात कर लेता हूं पहले मैं। एक तो मैंने सबसे पहले क्या बताया कि जो संशोधन की प्रक्रिया है, संशोधन की प्रक्रिया इनको हमने कहां से लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है ये। पहली बात तो यही हुआ, इनके संविधान से प्रेरित, इनके संविधान से प्रेरित है ये। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो बातें ध्यान में रखना है बच्चों कि हम संविधान में संशोधन के लिए जैसे बताया मैंने, कुछ प्रावधान इसमें ऐसे हैं जिनको संशोधित करने के लिए हम साधारण विधेयक जिस प्रकार से पारित करते हैं सामान्य बहुमत से, वैसे भी उनको संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, कुछ संशोधन ऐसे हैं जो थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनमें संशोधन करना ज्यादा ही कठिन है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत में संविधान की जो संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, यहां जो प्रक्रिया जो है इनका उल्लेख कहां बताया मैंने? भाग 20 में किया गया है। और कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 368 है ये। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है यहां ना ही बहुत सरल है, ना ही बहुत सरल है, ना ही बहुत कठिन है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है हमारी, वहां एक्चुअल में अपने आप में क्या है? वो लचीला है। वो कैसा है? लचीला है। मतलब कुछ मामलों में कठोर है, कुछ मामलों में, और कुछ मामलों में क्या है? वहां नरम है ये। इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत का संविधान जो है लचीला संविधान है। कुछ मामलों में बहुत आसानी से बदला जा सकता है और कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें आसानी से हम बदल नहीं सकते। इस प्रकार से जो है ये जो संविधान में जो संशोधन किए जाता है भारत के संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं वो एग्जैक्टली जो है संविधान को जीवंत बनाए रखता है। संविधान को जीवंत बनाए रखने का मतलब ये होता है कि बदलती समाज की जो परिस्थितियां हैं, बदलती जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, बदलती जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, उसके अनुरूप हम संविधान में बदलाव करें, जिससे हमें शासन करने में भी आसानी हो और साथ में हम एक प्रगतिशील समाज की तरफ आगे बढ़े। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो संविधान में जो संशोधन जो किया जाता है उसका जो मूल कारण है, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन, तो संविधान में संशोधन हम क्यों करते हैं? किससे? बदलते परिस्थितियों के अनुसार, बदलते परिस्थितियों के अनुसार संविधान को बनाए रखने के लिए, संविधान को बनाए रखने के लिए। यदि जो है अगर हम संविधान में संशोधन नहीं करेंगे तो हमारा संविधान कैसा हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। 1950 में जिस संविधान को लागू किया गया था, आज की जो भारत है वो बदल चुकी है। तो स्वाभाविक है बदलते भारत के अनुरूप संविधान को बदलना होगा ना। इसीलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की
प्रक्रिया को स्थापित कर दिया गया है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को स्थापित कर दिया गया है। ओके, तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं इनके प्रावधानों की तरफ। जैसे मैंने बताया, जो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, इसमें क्या है, संविधान में संशोधन। तो संविधान में संशोधन जो है यहां जो है किसमें है, भाग 20 में, और भाग 20 में जो है इसमें वहां है अनुच्छेद 368, जिनकी प्रेरणा हमने कहां से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। कहां से लिए हमने, दक्षिण अफ्रीका से प्रेरणा। ठीक है, यहां पर क्या है, दक्षिण अफ्रीका से हमने प्रेरणा लिए हैं। अब इसमें जो है जो प्रक्रिया दे रखा है, संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो संविधान के जो है अनुच्छेद 368 में, संविधान के अनुच्छेद 368 में जो प्रक्रिया दिया गया है, वहां जो प्रक्रिया है वहां केवल 2 प्रक्रिया है। इसमें एक्चुअल में क्या है, 2 प्रक्रिया है ये। और 2 प्रक्रिया में जो पहला प्रक्रिया है वह है विशेष बहुमत से संशोधन। ठीक है, और दूसरा क्या है इसमें, विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का सहमति। राइट, अगर देखा जाए तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में दे रखा है, मैं विशेष किसकी बात कर रहा हूं, इसमें अनुच्छेद 368 की बात कर रहा हूं मैं ये। तो अनुच्छेद 368 में जो है प्रक्रिया दे रखा है, 368 में वहां क्या है, ये 2 प्रक्रिया है, विशेष बहुमत के द्वारा और दूसरा विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति। अभी सब बताऊंगा ये सब मैं कैसा किस प्रकार के है ये। मगर इसके अलावा संविधान में जो है कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जिनको हम सामान्य, जो कानून जिस प्रकार से बनाए जाते हैं उसके माध्यम से भी संशोधन किया जा सकता है, मगर उनको संविधान का संशोधन हम नहीं कहते। संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, सामान्य कानून जिस प्रकार से बनाए जाते हैं उसको संविधान में संशोधन किया जा सकता है, मगर उनको हम संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत नहीं लेके आते। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो अनुच्छेद 368 में जो प्रावधान दे रखे हैं, उसके अलावा सामान्य विधि द्वारा संविधान का संशोधन, तो सामान्य विधि द्वारा संविधान का संशोधन करेंगे। ये जो है इस अनुच्छेद 368 में सम्मिलित नहीं है, वो 368 में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये सामान्य विधि बनाया जाता है। संविधान विधि का मतलब ये हुआ, जैसे कि मनरेगा कानून बनाया गया, जैसे कि मान लो उसमें जो है हमने शिक्षक अधिकार कानून बनाया। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए होता है, सामान्य बहुमत चाहिए होता है, सामान्य विधेयक होता है, सामान्य बहुमत होता है ये। तो इस पे ये अनुच्छेद 368 में सम्मिलित नहीं होते। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो संविधान में संशोधन एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो कितने प्रकार हो गए, कहने के लिए क्या है, 3 प्रकार है, जिनमें एक सामान्य विधि के द्वारा संशोधन, और दूसरा जो है वह अनुच्छेद 368 के माध्यम से जो होता है, अनुच्छेद 368 के माध्यम से, जिसमें कितने प्रकार के हैं, ये दूसरा प्रकार हो गया और ये तीसरा प्रकार हो गया, तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो संविधान में हम संशोधन जो कर सकते हैं वो 3 तरीके से कर सकते हैं। एक जो है सामान्य विधि के द्वारा है, जिसको बनाने के लिए हम समानता अनुच्छेद प्रयोग करते हैं, अनुच्छेद 107 का। अनुच्छेद 107 में कोई विधेयक को पेश किया जाना और उसको फिर उस विधेयक को उस सदन में पारित कर देना, फिर अगले सदन, इस प्रकार का वो। तो वो 107 के अनुच्छेद होता है, और जिसमें
इनको संविधान का संशोधन नहीं समझा जाता, इनको संविधान संशोधन नहीं समझा जाता, इनको संविधान संशोधन नहीं समझा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद बच गया कौन सा, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हम जो संशोधन करते हैं, एग्जैक्टली संविधान में संशोधन के लिए जो अधिनियम पारित किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। और उसमें क्या है, एक विशेष बहुमत है उससे संशोधित करना, और दूसरा क्या है, विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति, विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति। ओके, तो मैं अभी यहां से आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, यहां से आगे बढ़ रहा हूं मैं, तो वहां मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं पहले मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं मैं इस संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया दिया गया है उनको, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया दिया गया है उनको। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों वो, ठीक है, इनको बहुत ध्यान से सुनेंगे। पहले मैं लिखने के थोड़ा पहले जो है मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं, पहले उनको ध्यान से सुनो, ठीक है। जैसे बताया मैंने जो है संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, ये जो शक्ति है, पहली बात है तो ये समझना है आपको एक्चुअल में कि संविधान में संशोधन की जो शक्ति है, संविधान में संशोधन की शक्ति कि संविधान में कौन संशोधन कर सकता है, तो वहां जो है बच्चों स्पष्ट रूप से जान लेना है क्या संशोधन जो है केवल संसद द्वारा, संसद जो है केवल संसद ही संविधान में संशोधन कर सकता है, केवल संसद द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि विधानमंडल, राज्यों के विधानमंडल को संविधान में संशोधन की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, ये बहुत ध्यान रखेंगे ये, राइट। मगर इनके साथ साथ ये भी है कि संसद जो है, संसद के पास में कई प्रकार की शक्ति है ना, मगर संसद जो है इस संविधान में संशोधन करने के लिए वह अपनी जो संविधायी शक्ति है, संविधायी शक्ति का प्रयोग कर, संसद के पास में कई शक्तियां हैं, विधिक शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं और संवैधानिक शक्ति है। तो संविधान में संशोधन करने के लिए जो संसद शक्ति जो प्रयोग करता है उस शक्ति को क्या कहते हैं, संविधायी शक्ति। और केवल संशोधन संसद ही कर सकता है, बाकी और कोई दूसरा नहीं कर सकता। संविधान में संशोधन केवल संसद ही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता, ठीक। अब इसमें जो संविधान का जो संशोधन होता है, संविधान संशोधन का अर्थ अगर समझा जाए कि संविधान संशोधन का अर्थ क्या है, संविधान संशोधन का अर्थ अगर समझा जाए तो वहां है कि संविधान में तीन बातें करना, संविधान में तीन बातें करना। तीन बातें का मतलब होता है हमें उसमें कुछ बातें जोड़े, तो उसके लिए शब्द यूज किया गया है संविधान में, वहां है परिवर्धन। संविधान में परिवर्धन मतलब क्या होता है, कुछ बातें जोड़ना, कुछ जोड़ना, इसे क्या बोलते हैं, परिवर्धन। दूसरी जो बातें हैं वहां है परिवर्तन। दूसरी बातें क्या है, परिवर्तन मतलब क्या है, कुछ उसमें बदलाव करना, कुछ उसमें बदलाव करना, परिवर्तित करना, यहां हो गया कुछ बदलाव करना। और तीसरी बातें जो है वहां है निरसन। तीसरी बातें वहां क्या है, निरसन। निरसन का मतलब क्या होता है, हटाना। निरसन का मतलब क्या होता है, हटाना।
तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत में संविधान का जो संशोधन का जो अर्थ होता है उसमें तीन बातें निहित होती है। पहली जो बातें हैं वह है परिवर्धन, दूसरी जो बातें हैं वह है परिवर्तन, तीसरी जो बातें हैं वह है निरसन। एग्जाम में बच्चों कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार। तो क्या शब्द है? परिवर्धन है, परिवर्तन है और निरसन है। संविधान में संशोधन की करने की जो शक्ति है ये किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। संविधान में संशोधन करने के लिए संसद जिस अपनी शक्ति का प्रयोग करता है वो कौन सी शक्ति है? संविधायी शक्ति है। संविधान में संशोधन का जो अर्थ है वास्तविक में वहां क्या है? तो वहां तीन है। तीन में तो पहले कौन सा है? परिवर्धन करना। परिवर्धन करने का मतलब क्या होता है? संविधान में कुछ बातें जोड़ना। उसके बाद दूसरी जो बातें हैं वहां क्या है? परिवर्तन करना। परिवर्तन करने का मतलब ये होता है बच्चों कि हम संविधान में जो बातें लिखी हुई है उसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसके हम बदलाव कर रहे हैं, कुछ उसमें हम कुछ क्या है? बदलाव कर रहे हैं। उसके बाद तीसरी जो बातें हैं वहां कौन सी है? निरसन करना। निरसन करना मतलब क्या होता है? कोई जो प्रावधान था उनको रद्द कर देना, उनको वहां से हटा देना। तो इस प्रकार से संविधान में संशोधन का जो अर्थ होता है वहां क्या है? परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक्स बताया मैंने। वहां क्या है कि भारत के संविधान में संशोधन से संबंधित जो प्रावधान है वह भारत संविधान की इसमें भाग 20 में है। संविधान के भाग 20 में है। संविधान के भाग 20 में जो प्रावधान है उससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 368 है। और संविधान में 368 में जिस प्रकार से प्रक्रिया दिया गया है ये इसकी प्रेरणा हमने कहां से लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। प्रेरणा कहां से लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका की संविधान से ले रखे हैं। तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार से कहा जा सकता है। दो प्रकार का मतलब एक अनुच्छेद 368 के माध्यम से है और दूसरा सामान्य विधि जिस प्रकार से बनाया जाता है उसके माध्यम से भी संशोधन किया जा सकता है, मगर इनको संविधान संशोधन नहीं समझा जाता। उनको संविधान में संशोधन नहीं समझा जाता। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 368 में जो है दो संशोधन की प्रक्रिया दे रखा है, एक विशेष बहुमत के द्वारा और एक जो है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति इनके द्वारा। और एक संविधान में जो संशोधन सामान्य विधि के माध्यम से करते हैं, मगर इनको हम संविधान में संशोधन अधिनियम के रूप में पारित नहीं करते हैं, मतलब इनको संविधान संशोधन नहीं समझा जाता। अब उसके बाद आगे जो है सेकंड जो बातें जो मैंने कहा कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वहां किस प्रकार से है, तो किसके पास में शक्ति है संविधान में संशोधन की? केवल और केवल संसद के पास में है। राज्यों के विधानमंडल के पास में संशोधन की शक्ति नहीं है। संसद जो है किस शक्ति का प्रयोग करके संविधान में संशोधन करता है? तो वहां क्या है? संविधायी शक्ति का प्रयोग करके संविधान में संशोधन करता है। संविधान में संशोधन का एग्जैक्टली अर्थ क्या है? परिवर्धन है, परिवर्तन है और निरसन है। ओके, तो ये हो गया संशोधन। तो उसमें अब आगे बढ़ता हूं कि प्रक्रिया किस प्रकार की है। तो प्रक्रिया जो है किस प्रकार की है, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया मैं इस पर आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ठीक। तो प्रक्रिया जैसे सबसे पहले बताया मैंने किस में दे रखा है? अनुच्छेद 368 में दे रखा है। अब इसमें जो बातें लिखी हुई है, संशोधन करने की शक्ति। पहले बातें संशोधन करने की शक्ति, जैसे मैंने बताया शक्ति किनको प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? केवल ये संसद को प्राप्त है, ये राज्य के विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। राइट। उसके बाद ये संसद में संशोधन करने के लिए स्वाभाविक है, संशोधन के लिए क्या चाहिए? हमें एक संशोधन विधेयक चाहिए होता है। तो संसद कैसे करेगा? वहां एक संशोधन अधिनियम बनाएगा। संशोधन कैसे करेगा? संशोधन अधिनियम बना करके, संशोधन कानून बना करके। स्वाभाविक अगर संशोधन कानून बनाया जाना है तो संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन
विधेयक को पारित करना होगा ना, उनको पारित करके कानून बनाया जा सकता है। तो स्वाभाविक है एक्चुअली क्या हुआ कि अब हम क्या करेंगे, संविधान में संशोधन के लिए क्या है, एक विधेयक पेश किया जाएगा। संविधान में संशोधन के लिए क्या होगा, एक विधेयक पेश किया जाएगा। तो स्वाभाविक है जब कोई विधेयक पेश किया जाता है तो कहां पेश किया जाता है, संसद में ना। तो संशोधन के लिए विधेयक, संशोधन के लिए विधेयक, जिस विधेयक को क्या कहते हैं, संविधान संशोधन विधेयक, उस विधेयक को क्या कहते हैं, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। तो स्वाभाविक इस विधेयक को जो है हमें क्या करना पड़ेगा, संसद के किसी सदन में पेश करना पड़ेगा ना, राइट। तो संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन में इनको प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। मगर जैसे बताया था मैंने, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो धन विधेयक होता है उनको सबसे पहले केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। मगर जो संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक होता है उनको चाहे हम लोकसभा में पेश कर सकते हैं पहले, चाहे हम राज्यसभा में पेश कर सकते हैं। ऐसे कोई अनिवार्यता नहीं है कि इसको इसी सदन में ही पहले पेश करना है। तो संविधान में संशोधन करने के लिए संविधान में संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक जो पेश किया जाता है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब चाहे हम जो है लोकसभा में प्रस्तुत करें, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में किसी भी सदन में संशोधन की विधेयक जो है पेश किया जा सकता है। ठीक है। अब जो संशोधन जो किया जाता है बच्चों, संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है, संपूर्ण शक्ति जो है किसको प्राप्त है, केवल संसद को ही प्राप्त है। तो क्या संविधान में जो संसद जो है, संसद जो है संविधान में कितनी मात्रा में संशोधन कर सकता है, संविधान में संशोधन की शक्ति जो है संसद को दिया गया है, मगर वो संसद जो है कितनी मात्रा में संशोधन कर सकता है। तो वहां संशोधन जो कर सकता है वहां उन बातों को छोड़ करके संसद की संविधान संशोधन की शक्ति, उनकी जो शक्ति है संविधान के मूल ढांचे को छोड़ करके, मैं किनकी बात कर रहा हूं, मैं संविधान की जो मूल ढांचा है, संविधान का मूल ढांचे को छोड़कर, मूल ढांचे को छोड़कर बाकी सब कुछ संसद जो है संशोधन कर सकते हैं। तो संविधान का मूल ढांचा कौन है, ये कौन बताएगा हमें, ये बताएगा सर्वोच्च न्यायालय बताएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित मूल ढांचा, घोषित मूल ढांचा। तो एग्जैक्टली मूल ढांचा मतलब क्या हुआ, ये संविधान का आधारिक संरचना है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें कोई संशोधन हम नहीं कर सकते। संसद को कोई अधिकार नहीं है कि संविधान का जो बुनियादी ढांचा है, जो आधारिक संरचना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उनमें कोई संशोधन करे। तो इस प्रकार से संविधान में संशोधन करने की जो संपूर्ण शक्ति है केवल संसद को प्राप्त है, मगर संसद संविधान में कुछ भी नहीं कर सकता। बदलाव कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, मगर वह कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से क्या बताया मैंने कि संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले बताया मैंने शक्ति किसके पास में, संसद के पास में है। और उसके लिए विधेयक जो पेश किया जा सकता है वह संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो। संसद संविधान में संशोधन करता है, कर सकता है, मगर संविधान के मूल ढांचे में जो मूल ढांचे का जो हिस्सा है उनको छोड़ करके। और कौन कौन सा जो है विषय मूल ढांचे का हिस्सा है संविधान का, वो कौन बताएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय बताएगा। वो कौन बताएगा हमें, सर्वोच्च न्यायालय बताएगा। ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ जा रहा हूं बच्चों, उसके बाद मैं आगे बढ़ जा रहा हूं इस पर। तो अब स्वाभाविक है जैसे मैंने बताया संशोधन के लिए क्या होते हैं, एक संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना होता है ना सदन में, संविधान में संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन
विधेयक, तो संविधान संशोधन विधेयक को सदन में प्रस्तुत करना, इनको सदन में प्रस्तुत करना, राइट, संविधान में प्रस्तुत करना। अब देखो संविधान में, सदन में अगर प्रस्तुत करना है तो सभाई के सदन में कौन प्रस्तुत करेगा? संविधान संशोधन विधेयक को सदन में कौन प्रस्तुत करे? एग्जाम हॉल में ऐसी प्रश्न पूछते हैं, एग्जाम में ऐसी प्रश्न पूछते हैं। तो संविधान संशोधन के लिए जो विधेयक, जिनको हम संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं, उनको सदन में दो तरीके से पेश किया जा सकता है। या तो कोई मंत्री पेश करेगा, या कोई अन्य सदस्य, या फिर कोई अन्य इनको वैसे कहा जाए, अन्य व्यक्ति भी कह सकते हैं आप। अब अन्य व्यक्ति में जो है दो लोग सम्मिलित होते हैं, अन्य व्यक्ति मतलब उसमें दो लोग सम्मिलित होते हैं। एक कोई सदन का सदस्य हो सकता है, या कोई जो है कोई निजी व्यक्ति, वहां कोई निजी व्यक्ति। तो कोई मंत्री अगर मान लो संविधान में संशोधन के लिए अगर विधेयक पेश करते हैं, कोई मंत्री अगर मान लो संविधान में संशोधन के लिए विधेयक पेश करते हैं, तो उनको एक्चुअल में कहा जाता है सरकारी विधेयक। वहां क्या होता है? सरकारी विधेयक होता है। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। और यदि कोई व्यक्ति के द्वारा अगर विधेयक पेश किया जाता है तो उसको गैर सरकारी विधेयक कहते हैं, उसको जो है गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। मतलब यह है कि मंत्री भी जो है संविधान में संशोधन के लिए विधेयक पेश कर सकता है सदन में, और कोई अन्य सदस्य भी संविधान में संशोधन के लिए विधेयक पेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ? संशोधन के लिए कोई विधेयक यदि सदन में पेश कर दिया गया है तो पेश कौन कर सकता है? चाहे वह सरकारी हो, चाहे वह गैर सरकारी हो। अब इसके साथ विधेयक जिसे सदन ने पेश कर दिया, किसी भी सदन में, जैसे बताया मैंने, दो सदन हमारे पास में है, तो स्वाभाविक है ये जो विधेयक है, यहां जो विधेयक है दोनों सदनों में अनिवार्य ये है, ये बिल्कुल शर्त ये कहा जाए, इसमें शर्तें हैं देखा जाए तो वो शर्त किस प्रकार का है कि जो विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक, यहां जो विधेयक है, यहां दोनों सदनों में, यहां जो है दोनों सदनों में, दो सदन है ना हमारे पास में, तो दोनों सदनों में ये अलग अलग पारित होना चाहिए, अलग अलग पारित होना अनिवार्य है, अलग अलग पारित होना अनिवार्य है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला करके, दोनों सदनों को एक साथ बैठक बुला करके संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो संविधान में संशोधन करने के लिए हमें जो है यहां पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से हम संविधान में संशोधन नहीं बुलाया जा सकता, संविधान में संशोधन ऐसा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से क्या शर्तें हैं कि ये संशोधन विधेयक को हमें जो है दोनों सदनों में अलग अलग पारित करना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग पारित करना पड़ेगा। और उसमें स्वाभाविक फिर क्या है, हम संयुक्त अधिवेशन इनके लिए नहीं बुला सकते, ठीक है, उसमें संयुक्त अधिवेशन इसमें नहीं बुला सकते। अब इंपॉर्टेंट ये होता है इनमें, कि जैसे जो है एक सदन कोई संशोधन विधेयक लाया गया, तो संशोधन विधेयक जब लाते हैं तो स्वाभाविक क्या होगा, उस सदन में उस पर चर्चा होगा, पहले प्रस्तुत किया जाएगा, उस पर चर्चा होगा, हो सकता है बाद में उसमें कुछ संशोधन करने पड़ जाए, संशोधन के लिए फिर उसमें और कुछ सदस्य अपनी मांग रखे, तो पूरी ओवरऑल चर्चा ये सब होने के बाद फाइनली क्या होता है, कोई विधेयक में उस पर मतदान होता है, या फिर जो भी तरीका है अंतिम निर्णय लेने के लिए, जो भी तरीका होता है निर्णय लेने के लिए। तो सभाई के फाइनली क्या है, उनको पारित करना पड़ेगा ना। तो पारित करने के लिए क्या तरीका अपनाना पड़ेगा,
कौन उस विधेयक के सहमत में कौन उससे सहमत है और कौन सहमत नहीं है, मतलब कौन उनको समर्थन देता है और कौन उनको समर्थन नहीं देता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतदान करना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतदान करना पड़ेगा, मतलब कौन कितने सदस्य उनके समर्थन में है और कितने सदस्य उनके समर्थन में नहीं है। तो सभाई के दोनों सदनों में तो वैसे सेम मतदान करने पड़ेंगे ना, तब जाकर के उनको पारित करेंगे। तो अब यही बातें जो है आगे बढ़ रहा हूं मैं, यही बातें मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक विधेयक को संविधान में संशोधन के लिए विधेयक है, उनको उनको किस प्रकार से पारित किया जाए, तो इसी को हम कह सकते हैं संविधान में संशोधन के प्रकार। संविधान में संशोधन के प्रकार, संविधान संशोधन के प्रकार। तो इसमें जो है बच्चों ये बहुत अच्छे ध्यान रखना है कि एक जो है इसको मैं अच्छे से बहुत स्पष्ट समझने का प्रयास करो। जहां भी अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे दोबारा पूछ लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दिया, संशोधन प्रकार दे रखा है, पहले क्या है, एक में साधारण, एक पहले में ले रहा हूं मैं सादे बहुमत से, सादे बहुमत से, या फिर जिनको कहते हैं साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन, साधारण बहुमत से, या फिर जिनको और भी ऐसा कहा जा सकता है सामान्य विधि से, सामान्य विधि से संविधान में संशोधन। मगर जैसे बताया बच्चों कि ये एक्चुअल में जो है, ये जो बातें कह रहा हूं मैं, ये अनुच्छेद 368 के तहत नहीं है, ये अनुच्छेद 368 के तहत के अंतर्गत, 368 के अंतर्गत ये नहीं है। ये सामान्य जब कोई कानून बनाते हैं, और सामान्य कानून बनाने का मतलब ये है, इसके लिए अनुच्छेद 107 का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 107 में जो सामान्य विधेयक, जिस सामान्य कानून जिस प्रकार से बनाए जाते हैं, ये उस तरह का है, ये उस तरह का है। तो सभाई थी, इसको कैसे पारित करना है, इस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित करना है। बहुमत का मतलब ये होता है बच्चों, जिस मत का समर्थन ज्यादा लोग करे, बहुत से लोग करे। तो स्वाभाविक है, जैसे कि 100 लोग अगर मान लो सदस्य है, मैं समझाने के लिए ले रहा हूं किसी भी सदन में, तो 100 का बहुमत कितना होगा, 50% से थोड़ा सा अधिक, 50% से थोड़ा सा अधिक, 50% थोड़ा अधिक, मतलब टोटल कितना बहुमत का मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या, 100 का आधा कितना हो गया 50, और उससे थोड़ा एक अधिक, तो कितना हो जाएगा 51। तो 100 का बहुमत कितना हुआ 51। मगर जब साधारण बहुमत की जब बात करते हैं बच्चों, साधारण बहुमत की जब बात करते हैं, टोटल सदस्यों की संख्या कितना है, चलो हम लेते हैं सामान्य भाषा समझाने के लिए कह रहा हूं मैं, थोड़ा आराम से समझना इनको। टोटल सदस्यों की संख्या जो है कुल कितना है, कुल सदस्य, तो कुल सदस्य कितना है इसमें 100 है, कुल कितना है 100 है। तो 100 का जो बहुमत जो होता है, 100 का अगर बहुमत अगर देखे तो कितना होगा 50% से थोड़ा सा अधिक, 50% से अधिक, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा 50 और प्लस 1, मतलब कितना बहुमत चाहिए, बहुमत के लिए कितना चाहिए 51 सदस्य ना, ठीक है। मगर हम यदि जब सामान्य बहुमत की जब बात कर रहे होते हैं, इनमें टोटल ये कुल सदस्यों की बहुमत की बात कर रहे हैं हम, मगर इसी में दूसरी और बातें होती है। साधारण जो बहुमत कहते हैं हम, जो साधारण बहुमत कहते हैं, वहां क्या है उपस्थित, वहां क्या है, मैं इसी की बातें कह रहा हूं यहीं पर। तो सामान्य विधेयक सादे बहुमत का मतलब ये होता है उपस्थित, उपस्थित और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, राइट। सदन में कुल संख्या जितना भी रहा हो,
मगर इंपॉर्टेंट ये है साधारण विधेयक के लिए कि उसमें उस दिन सदन में कितने लोग उपस्थित हुए और उनमें से कितने लोगों ने मतदान किया। तो जितने लोग उपस्थित हुए और जितने लोग उसमें मतदान किए, जितने लोग उपस्थित हुए और मतदान किए, उनकी कुल संख्या, उस कुल संख्या का बहुमत क्या कहलाता है? साधारण बहुमत। तो इस प्रकार से यदि कोई विधेयक पारित हो जाता है तो वहां विधेयक क्या कहलाता है? सादे बहुमत से पारित विधेयक। सादे विधेयक से सादे बहुमत से पारित विधेयक। तो सादे बहुमत का मतलब क्या हुआ? सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। ये पहली बातें हैं। मगर जैसे बताया मैंने, क्या है? साधारण विधि वाला है ये कैसा वाला है? साधारण विधि बनाकर, साधारण विधि से है ये, इसीलिए इनको संविधान संशोधन अधिनियम नहीं कहा जाता बच्चों। इसीलिए इनको संविधान संशोधन अधिनियम इनको नहीं कहा जाता। समझ में आया यहां तक? ठीक, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। जो दे रखा है अनुच्छेद 368 में, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अच्छा, मैं एक चीज और यहां भूल रहा था, इसमें और बातें हम लेंगे आगे। देखो, तो ये जो किस किस विषय, ऐसे कौन कौन से विषय है जिनको साधारण बहुमत से हम संशोधन कर सकते हैं? ऐसे कौन कौन से विषय है जिनको हम साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं? तो आगे मैं बता रहा हूं इनको। मैं इस स्लाइड से मैं आगे ले गया और मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर? साधारण विधेयक से, साधारण विधेयक से संशोधन। तो साधारण विधेयक से संशोधन जो है हम किन किन विषयों में कर सकते हैं? जैसे अगर मान लो जो है हम कोई नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना करते हैं, या फिर नए राज्यों का जब गठन करते हैं, तो गठन के लिए भी क्या है? हमें कानून बनाना पड़ेगा ना। और गठन करने का मतलब क्या होता है? या तो कोई प्रवेश कराना, या फिर उनको जो है स्थापना करना, या फिर जो है उनकी स्थापना करना, या फिर जो है किसी नए राज्य का निर्माण करना। ये तीन तरीके हैं जिससे हम नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। ठीक है? या फिर जो है जब कोई राज्य के लिए जब कोई विधान परिषद बनाना, विधान परिषद का निर्माण, उनका गठन या उनका समाप्ति, उसके लिए जब कानून बनाना होता है तो भी जो है हम इसी साधारण विधेयक का प्रयोग कर सकते हैं। तो भी हम इसी साधारण विधेयक का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर जो है दूसरी या छठवीं अनुसूची में संशोधन करना है, तो भी हम जो है यही साधारण विधेयक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? तो भी हम जो है ऐसी सामान्य विधेयक का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर जो है संसद में, इसमें बहुत सारी बातें और है बच्चों इसमें, जैसे कि संसद की गणपूर्ति से संबंधित है। संसद के गणपूर्ति से संबंधित अगर कोई विधेयक पारित किया जाना है तो भी वहां क्या है? साधारण विधेयक से। तो भी क्या है? साधारण विधेयक से। नागरिकता से संबंधित कोई कानून बनाया जाना है, अगर मान लो हमें नागरिकता से संबंधित कानूनों में संशोधन, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधानों में संशोधन, संबंधित प्रावधानों में संशोधन। तो इस प्रकार से जो है ये एक्चुअल भी क्या है? ये ऐसे और बहुत से तरीके हैं इसमें, ऐसे बहुत से ऐसे तरीके हैं, बहुत से ऐसे जो है प्रावधान है जिनको साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। अब मैं इसके पहले मैं डिस्कस जो कर रहा था,
जिसमें आगे जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो प्रावधान दे रखे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब थोड़ा सा बस हमें इनको थोड़ा सा और समय लेकर समझना पड़ेगा। वहां क्या है, अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है दो प्रकार के बहुमत की बात करता है। ये दो प्रकार की बहुमत की बात करता है। एक विशेष बहुमत, एक विशेष बहुमत, और एक दूसरा जो है वहां दूसरा जो है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति, आधे से अधिक राज्यों की सहमति। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है हमें जो प्रक्रिया दिया गया है वो कितने प्रक्रिया है, दो प्रक्रिया, पहली प्रक्रिया और ये दूसरी प्रक्रिया। इस बात को अच्छे से ध्यान रखेंगे बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अब मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं वो विशेष बहुमत क्या है, वो विशेष बहुमत क्या है। तो विशेष बहुमत का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत, पहली बातें प्रत्येक सदन में, प्रत्येक सदन मतलब जो दो सदन है उसकी बात कर रहा हूं, प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत। और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर मान लो एग्जांपल लिया था मैंने, 100 सदस्य अगर मान लो है तो उसका बहुमत कितना होगा, 51 बहुमत हुआ ना। मगर इसके साथ साथ यहां भी है, इनके साथ साथ यहां भी है कि प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वालों का, मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। यहां विधेयक जो है इससे पारित होना चाहिए, यहां जो विधेयक है इससे पारित होना चाहिए, तब उस बहुमत को कहा जाता है विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत और उपस्थित और साथ में जो मतदान करने वाले हैं उनकी कुल संख्या का 2/3 बहुमत से अगर पारित किया जाता है तभी उनको कहा जाता है कि वहां जो है क्या है, विशेष बहुमत से पारित कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरी जो बातें होती है, दूसरा जो होता है वहां क्या होता है, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। तो इसमें एग्जैक्टली क्या है, इसमें एग्जैक्टली क्या है कि ये विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, इनमें विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति का मतलब क्या हुआ कि ये विशेष बहुमत से पारित भी होना चाहिए और साथ में जो है, जो जैसे कि वर्तमान में, अगर वर्तमान में कितने 28 राज्य है, तो कम से कम राष्ट्रपति अनुमति देने से पहले, राष्ट्रपति जो है अनुमति देने से पहले, इस विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देने से पहले कम से कम 15 राज्य सहमत हो इस संविधान संशोधन से, कम से कम 15 राज्य सहमत हो इस संविधान संशोधन से। तो इस प्रकार से जो है संविधान में संशोधन कितने प्रकार है, तो पहला प्रकार हो गया जो सामान्य विधि से किया जाता है, दूसरा विशेष बहुमत वाला हो गया जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है, और दूसरा वैसी अनुच्छेद 268 के अंतर्गत ही दूसरी प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर कितने प्रकार हुए, 3 प्रकार हुए, एक साधारण कानून के में संशोधन करने की प्रक्रिया के तहत, दूसरा 368 के तहत। ठीक इस प्रकार से। अब इसमें अगर थोड़ा सा देखेंगे विशेष बहुमत, तो विशेष बहुमत से किन किन विषयों को हम संशोधन कर सकते हैं, तो उनकी बात कर रहा हूं, आगे मैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो वो साधारण विधेयक से बताया था मैंने, तो साधारण विधेयक से इन विषयों पर संशोधन कर सकते हैं ना। तो वैसे ही जो बता रहा हूं मैं यहां पर जो है, जो विशेष बहुमत से, विशेष
बहुमत से। तो विशेष बहुमत से जो है हम इसमें मूल अधिकार वाले भाग, मूल अधिकार के जो भाग है, मूल अधिकार संबंधी जो विषय है उनमें कुछ संशोधन करते हैं। मूल अधिकार में संशोधन, या फिर जो है जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में संशोधन, निदेशक तत्वों में संशोधन, या फिर जो है जो एक इसमें साधारण बहुमत वाला और उस तरफ विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति वाले में जो प्रावधान दिए हैं उनको छोड़कर बाकी भी, इसमें समझ लो जो है अन्य दो संशोधनों के विषयों को छोड़कर सभी विषय में संशोधन, उसमें संशोधन जो है किससे करेंगे, तो यही जो है विशेष बहुमत से। अब उसके बाद जब से बताया मैंने, उसके बाद तीसरा जो बताया मैंने, यहां पर क्या है, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। तो इसमें जो है वो सभी विषय आते हैं जिनका संबंध किससे है, संघीय से है, संघीय व्यवस्था वाला है, संघीय व्यवस्था वाला है। इनके साथ साथ जो है कभी कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार करना है, इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना, ठीक है। या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शक्ति में कमी या बढ़ोतरी, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें जो है 7वीं अनुसूची की विषय, 7वीं अनुसूची की विषय, ठीक है। ऐसे और भी विषय है, इनमें संशोधन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए होता है। तो इस प्रकार से मैंने क्या क्या बताया आज कि भारत के संविधान में किस प्रकार से हम संशोधन कर सकते हैं। तो भारत के संविधान में संशोधन के लिए जो भारत के संविधान प्रावधान है वहां किसमें दे रखा है, भाग 20 में दे रखा है। और कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368 है। अनुच्छेद 368 में संविधान की शक्ति किसको दे रखा है, वहां संसद को दे रखा है। संविधान में संशोधन करने के लिए संसद जो है अपनी कौन सी शक्ति प्रयोग करता है, वहां संविधायी शक्ति का प्रयोग करता है। संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, उस विधेयक को क्या कहते हैं, संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक जो है किस प्रकार से पारित होना चाहिए, तो दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। इनके साथ साथ इनके लिए हम संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कौन प्रस्तुत करेगा, तो कोई मंत्री प्रस्तुत कर सकता है या फिर अन्य प्रस्तुत कर सकता है। इसका मतलब संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक जो पेश किया जाता है वो सरकारी विधेयक भी हो सकता है और वो गैर सरकारी विधेयक भी हो सकता है। अब जो विधेयक है उनको दोनों सदनों में अलग अलग पारित करना है। तो अलग अलग जब पारित करेंगे तो उनको सदन में उनको जब पेश करेंगे तो दोनों सदनों में उस पर बहस होगा, चर्चा होगा, उसके बाद उस सदन से उनको पारित किया जाएगा। तो पारित करने के लिए उसको कितने बहुमत चाहिए होता है, तो 3 प्रकार की स्थिति है। तो पहला जो है, जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता, उसके अंतर्गत ये नहीं आता, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ये जो नहीं आता, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं आता उसकी बात कर रहा हूं। क्या कहता है, साधारण बहुमत से। और साधारण बहुमत मतलब क्या होता है कि सदन में जितने लोग उपस्थित हुए हैं और उनमें जितने लोग मतदान किए उनका बहुमत, ये कहलाता है
साधारण बहुमत, और साधारण बहुमत से जो है हम नए राज्य का निर्माण करना है, राज्य विधान परिषद बनाना है, ठीक है, नागरिकता संशोधन कुछ करना है, तो इस प्रकार के लिए क्या चाहिए होता है, साधारण बहुमत। फिर मैंने दूसरा जो बताया जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, उसमें क्या है, एक विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति। तो विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रत्येक सदन का बहुमत, प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत, और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। इससे अगर पारित होता है कोई विधेयक, तब माना जाता है वहां विशेष बहुमत से पारित हुआ है। मगर इसके साथ दूसरा एक और प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में, वहां क्या है, विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए होता है, तब जाकर भारत के राष्ट्रपति के पास उनको अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। मतलब भारत के राष्ट्रपति जो है उनको तभी अनुमति देगा, तभी उस पर हस्ताक्षर करेगा, तब जब आधे से अधिक राज्य सहमत हो। तो इस प्रकार से क्या हुआ, यहां जो है भारत के संविधान में संशोधन की पूरी प्रक्रिया। आगे की जो क्लास है, इनसे नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा, हम उस पर बात करेंगे संघ की कार्यपालिका, मतलब भाग 5 से। ओके, तो बाकी बातें जो है करते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू यशु। सर जी, निजी व्यक्ति को परिभाषित कर देंगे क्या? निजी व्यक्ति मतलब सदस्य, कोई भी सदस्य हो, ठीक है। मंत्री के अलावा जो है, एक तो जो है संसद में जो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उनके सदस्य हो गया। मगर कोई निजी व्यक्ति मतलब जो आपके जैसा, आप भी सदन में जाकर के अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है, हालांकि उसकी प्रक्रिया दे रखा है, उसे कहा जाता है निजी व्यक्ति। पारित करने के लिए कितना बहुमत होना चाहिए सर? मैंने 3 प्रकार के बहुमत बता दिए सर, अब उनको अच्छे से एक बार लेक्चर को दोबारा से सुन लेंगे। यस जॉन, जॉन, गेशु, ओके गेशु। और नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कल फिर पूछ लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पीएससी की एग्जाम दो, चाहे कोई भी एग्जाम दो, भारत में कहीं भी एग्जाम देंगे, संविधान में संशोधन करने के लिए यही तरीका अपनाया जाता है, और इससे जो है हजार नहीं लाखों बार प्रश्न पूछे गए हैं। ओके, तो एनी हाउ आपको समझ में आना चाहिए, और नहीं समझ में आया होगा तो मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। तो बाकी बातें हम करते हैं कल। थैंक यू यशु।